क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो 19 फरवरी यानी आज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? ब्रेजनेव ने, खुश्चेव ने, स्टालिन ने, लेनिन ने। तो एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था ब्रेजनेव ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। नहीं, दूसरा ऑप्शन राइट होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुसूचित जनजाति चरवाहे, अनुसूचित जाति घुमंतू। तो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रयोग किया गया है। चौथा है, सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं सी राजा गोपालचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के विषय में सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। तो वैश्वीकरण के विषय में सही है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। 6 नंबर है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, मोरारजी देसाई। तो समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 12 जून 1975, 13 जून 1975, 16 जून 1975, 25 जून 1975। तो आपातकाल की घोषणा की गई थी 25 जून 1975 को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना है? मुक्त व्यापार, संरक्षणवाद, आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण। तो दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति ना होना संरक्षणवाद कहलाता है। द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वह था कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने किया था वह मुस्लिम लीग थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक हैं पीसी महालनोबिस, वर्गीस कुरियन, चरण सिंह, जे.सी. कुमारप्पा। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं जे.सी. कुमारप्पा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आशय पृथ्वी के औसत तापमान में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि से है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 12 नंबर, ब्रटलैंड रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक हमारा साझा भविष्य है, जिसने सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया। यानी ब्रटलैंड रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक हमारा साझा भविष्य है, जिसने सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित किया। इसके बाद 13 नंबर है, रजाकार कौन थे? तो रजाकार मुख्य रूप से हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान
एक अर्धसैनिक स्वयंसेवक बल के सदस्य थे। रजाकार मुख्य रूप से हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान एक अर्धसैनिक स्वयंसेवक बल के सदस्य थे। 14 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की विदेश नीति के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, जिसमें आर्थिक विकास और रक्षा शामिल है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद और रंग भेद का विरोध करते हुए विश्व में सद्भाव और सहयोग स्थापित करना। इसके बाद 15 नंबर है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या तात्पर्य है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का अर्थ है किसी देश या राज्य को बाहरी सैन्य खतरों, आक्रमणों और शत्रुओं से बचाने पर ध्यान केंद्रित करना। 16 नंबर है, सिंडिकेट से क्या आशय है। तो सिंडिकेट व्यक्तियों, कंपनियों या वित्तीय संस्थानों का एक स्वसंगठित समूह होता है जो किसी विशेष बड़े व्यावसायिक कार्य, वित्तीय लेन देन या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है इसके बाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके बाद 18 नंबर है, टिकाऊ विकास की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। टिकाऊ विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता ना करें, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना शामिल है, ताकि संसाधनों का उपयोग इस तरह हो कि वह लंबे समय तक उपलब्ध रहें और सभी का जीवन स्तर सुधारें। इसके बाद में है 19 नंबर, क्षेत्रीयतावाद से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीयवाद से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के लोगों की उस भावना से है जहां वह अपनी भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्व देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपने क्षेत्र के हितों के लिए विशेष स्वायत्तता या अलगाव की मांग उठ सकती है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग कब एवं किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया। तो मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष सांसद बीपी मंडल थे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। तो 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकें। दूसरा है आर्थिक निगरानी, सर्विलेंस। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए समय समय पर उचित सलाह देता है। इसके बाद है 22 नंबर, वैश्विक पटल पर आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है, तर्क सहित अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसके पक्ष में मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। पहला है मानवीय और आर्थिक क्षति। यह न केवल निर्दोषों की जान लेता है बल्कि बुनियादी ढांचे को नष्ट कर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाता है। तकनीकी विस्तार, आज आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया और डार्क वेब का उपयोग भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। मानव अधिकारों का हनन, यह भय का वातावरण पैदा कर लोगों की स्वतंत्रता और विकास के अवसरों को बाधित करता है। इसके बाद है 23 नंबर, 1967 के आम चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई, स्पष्ट कीजिए। तो 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद से चले आ रहे कांग्रेस के वर्चस्व को पहली बार कड़ी चुनौती दी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण सत्ता का पतन, कांग्रेस को लोकसभा में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और पहली बार कई राज्यों 9 राज्यों में वह सरकार नहीं बना सकी। दिग्गजों की हार, कांग्रेस के कई बड़े नेता और सिंडिकेट के सदस्य जैसे कि कामराज और यश के पाटिल चुनाव हार गए। गठबंधन राजनीति का उदय, इन चुनाव में ने गठबंधन सरकारों और दल बदल आया राम गया राम की प्रवृत्ति को जन्म दिया। इससे भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, इसकी किन्हीं दो मांगों का उल्लेख कीजिए। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973
में शिरोमणि अकाली दल द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य पंजाब को अधिक स्वायत्तता देना और सिख पहचान को सुरक्षित करना था। इनकी दो मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं: आर्थिक स्वायत्तता, केंद्र सरकार का नियंत्रण केवल रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा और संचार तक सीमित रहे, जबकि अन्य सभी अधिकार पंजाब राज्य के पास हों। क्षेत्रीय विस्तार, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाए और पड़ोसी राज्यों के पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में शामिल किया जाए। इसके बाद 25 नंबर है, विजन 2020 क्या है? आपके मत में आसियान की सफलता के दो प्रमुख कारण कौन हैं? स्पष्ट कीजिए। तो विजन 2020 आसियान द्वारा 1997 में अपनाई गई एक राजनीतिक कार्य योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य 2020 तक दक्षिण पूर्व एशिया को एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध समुदाय के रूप में स्थापित करना है, जो एक साझा क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा हो और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाए। इसके बाद आसियान की सफलता के दो प्रमुख कारण। आसियान शैली, आसियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार इसकी अनूठी कार्यशैली है, जो अनौपचारिक, टकराव रहित और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति पर टिकी है। आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा संवाद, आसियान से न केवल एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर आर्थिक समृद्धि हासिल की है, बल्कि आसियान क्षेत्रीय मंच के माध्यम से दुनिया की महाशक्तियों के बीच समन्वय और सुरक्षा संवाद बनाए रखने में भी सफल रहा है। इसके बाद 26 नंबर है, स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के विलय से संबंधित समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का भारत में विलय एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जिससे देश की एकता और सुरक्षा खतरे में थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों ने विशेष समस्याएं खड़ी की, जिससे सरदार पटेल को कूटनीति, बातचीत और कुछ मामलों में सैन्य कार्यवाही हैदराबाद का सहारा लेना पड़ा, ताकि 565 रियासतों का एकीकरण कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, जो भारतीय संघ के लिए आवश्यक था। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 है, क्षेत्रीय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं? यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? इसके बाद 29 नंबर है, विश्व की साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? इसके दोहन और प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है? इस संबंध में अपने सुझाव दीजिए। 30 है, राजनीतिक दलों के मध्य बढ़ती सहमति के 3 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। यह बढ़ती सहमति क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 200 से 250 शब्दों में। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत की परमाणु नीति वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्धता की है, उदाहरण सही समझाइए। फिर अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर सर्वाधिक बल दिया गया? या किस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भिन्न है? स्पष्ट कीजिए। 32 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इससे विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा दक्षेस की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में दक्षेस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।